आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो नया एसी इंस्टॉलेशन करते हैं। इंस्टॉलेशन के करने के बाद वैक्यूम कैसे किया जाता है, क्योंकि सिस्टम जो नया इंस्टॉलेशन होता है या फिर कोई भी पुराना एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर, जब हम किसी स्थान से अनइंस्टॉल करके और दोबारा किसी पैलेस पे हम उसे इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, उसे गैस को हम स्टोर कर देते हैं आउटडोर सिस्टम में। आउटडोर सिस्टम में गैस को स्टोर करने के बाद लेकिन इंडोर हमारा खाली होता है। वहाँ पर जब इंडोर खाली होता है तो उसे वैक्यूम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर बिना वैक्यूम के हम गैस को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं गैस को, तो वहाँ पर क्या होगा कि कभी कभी कूलिंग अच्छे से करता है और कभी कूलिंग अच्छे से नहीं करता है। वहाँ पर एम्पियर कभी कभी बढ़ता रहता है, बढ़ता है, घटता है, प्रेशर उसका घटता है, बढ़ता है और कूलिंग अच्छी तरह से नहीं करता है। ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वैक्यूम ना करें तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन वैक्यूम करके अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर को वैक्यूम करके अगर सिस्टम को चलाया जाए तो बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर कूलिंग होता है और बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, ना तो एम्पियर घटता है ना तो बढ़ता है। तो वैक्यूम कैसे किया जाता है स्प्लिट एसी का, उसे आज हम समझने वाले हैं। और कौन सा वैक्यूम पंप हमें परचेस करना चाहिए। हमारे कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि वैक्यूम पंप कौन सा परचेस करना चाहिए और कितने का मिल जाएगा वैक्यूम पंप। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके जाके आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे कि वैक्यूम पंप कौन सा वैक्यूम बेहतर होगा और कौन सा वैक्यूम पंप लेना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, वहाँ से क्लिक करके जाइए और वैक्यूम को, जितने भी वैक्यूम है वहाँ पर जा करके पूरे वैक्यूम पंप को देखिए और कौन सा वैक्यूम परचेस करना चाहिए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को वहाँ सीखते हैं कि प्रैक्टिकल वैक्यूम कैसे किया जाता है वैक्यूम पंप के द्वारा, वो भी स्प्लिट एयर कंडीशनर जो कि इंडोर का वैक्यूम करना है। आउटडोर में तो ऑलरेडी गैस होता है, जो कंपनी गैस देती है वो आउटडोर में स्टोर करके देती है, लेकिन इंडोर को और इंडोर के पूरे पाइप को वैक्यूम करना पड़ता है, उसे फ्लश करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं उसे चल करके सीखते हैं प्रैक्टिकल। चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम वैक्यूम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारा वाल आप देख रहे हैं, ये वाल हमारा बंद होना चाहिए। आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि ये वाल हमेशा बंद रखना चाहिए। जो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन जो वाल होता है जहाँ से हम रेफ्रिजरेंट को खोलते हैं, उस वाल को हमेशा इस तरह से बंद रखना चाहिए, क्योंकि जब बंद रहेगा तभी जो इंडोर का जो पूरा पाइपलाइन होता है, इंडोर का पूरा पाइपलाइन वो पूरा रास्ता साफ रहता है बाहर आने के लिए, जिसमें उसमें जितना भी रेफ्रिजरेंट या फिर उसमें हवा होगा वो सारा उसी के रास्ते बाहर आ जाएगा। इसलिए हमेशा बंद रखेंगे। अगर खोल के रखेंगे, थोड़ा भी खोल कर रखेंगे, जितना भी आउटडोर में रेफ्रिजरेंट रुका हुआ है वह रेफ्रिजरेंट सीधा इंडोर के रास्ते से होता हुआ सभी वैक्यूम पंप के रास्ते से बाहर आ जाएगा। इसलिए जब भी हम वैक्यूम कर रहे होते हैं तो इसे हमेशा बंद रखना है। दोनों वाल्व को, वाल की जो होता है उसे हमें बंद रखना है, दोनों को, सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। एक पतला पाइप होता है, एक मोटा पाइप होता है। जो कि मोटा पाइप सक्शन लाइन होता है और एक पतला पाइप होता है जो कि डिस्चार्ज लाइन, लिक्विड लाइन होता है। उसे हमेशा हमें बंद रखना होता है, तभी हमें वैक्यूम कर सकते हैं उसे। और वैक्यूम करने के लिए देखिए, हमारे पास कोई भी वैक्यूम पंप हो, चाहे आप वर्कशॉप कंप्रेसर यूज कर रहे हो या फिर डबल स्टेज का या फिर 3 स्टेज का आप एक वैक्यूम पंप यूज कर रहे हो, वैक्यूम पंप परचेस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं कि कितने प्राइस का है इंडियन रुपीज़ में, या फिर आप किसी भी करेंसी में आप ख़रीदना चाहते हैं। इंडियन रुपीज़ में, पर ख़ास करके इंडियन रुपीज़ में अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप जा कर के वहाँ से चेकआउट करके आप ख़रीद सकते हैं कि कितने प्राइस का है वैक्यूम पंप। तो देखिए, वैक्यूम करने का तरीका सिस्टम को जब हम अनइंस्टॉल करके नए जगह पे इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो हमारा सेव होता है आउटडोर में। हम आउटडोर में स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेंट को, लेकिन वहाँ पे जब हमें वैक्यूम करके जब दोबारा जब इंस्टॉल करते हैं दूसरी जगह पे, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें फिर से रेफ्रिजरेंट को रिलीज करना होता है आउटडोर से। तो आउटडोर से रेफ्रिजरेंट को कैसे रिलीज करेंगे, वाल्की के मदद से। हम जो वाल्व बंद किए रहते हैं रेफ्रिजरेंट जब स्टोर करते समय, उसी समय
अब देखिए, रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने का तरीका आपको नहीं पता है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ उस टॉपिक पर। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन में फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट को स्टोर कैसे किया जाता है अनइंस्टॉल करते समय, या फिर कोई भी ज़रूरत पड़ गया और ये रेफ्रिजरेंट को हमें स्टोर करना है आउटडोर में तो कैसे किया जाता है। तो उस वीडियो को आप देख करके सीख सकते हैं। तो हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं रेफ्रिजरेंट को आउटडोर में, उसके बाद हमें रेफ्रिजरेंट को रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिलीज करने के लिए वाल्की से हम खोल देते हैं गैस को, पाइप पूरा पाइप सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन इंडोर और आउटडोर जो दोनों इंस्टॉल करके, और पाइपिंग को हम जब लगा करके आउटडोर के साथ में कनेक्ट करके रेफ्रिजरेंट को खोलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट हमारा इंडोर में भी चला जाता है आउटडोर में भी चला जाता है। कनेक्शन दे करके हम स्टार्ट कर देते हैं स्प्लिट एसी को, तो वहाँ पर क्या होता है स्प्लिट एसी रनिंग करने लगता है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम यही आता है कि अगर हम स्प्लिट एसी को अगर वैक्यूम नहीं करते हैं तो प्रॉपर वैक्यूम नहीं करते हैं तो उसमें एयर जो होता है एयर मॉइस्चर उसमें रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी कैपिलरी चोक हो जाती है तो कभी उसका प्रेशर अप डाउन होता रहता है। अगर 50 से 60 का प्रेशर है तो कभी 50 पे आ जाएगा प्रेशर, कभी 60 पे चला जाएगा प्रेशर, तो प्रेशर अप डाउन होता रहता है। अगर 8 से 9 एम्पियर लेना है तो कभी वह 11 एम्पियर लेने लगेगा तो कभी 7 एम्पियर कभी 6 एम्पियर लेने लगेगा। इसलिए वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है स्प्लिट एयर कंडीशनर, चाहे आप न्यू एयर कंडीशनर इंस्टॉल कर रहे हों या फिर पुराना एयर कंडीशनर आप इंस्टॉल कर रहे हों, तो वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा हम गेज में समझ लेते हैं। हमारे पास मैनीफोल्ड वाल्व है, जो बीच वाला लाइन होता है वह कॉमन होता है। हमेशा आप याद रखें कि बीच वाला लाइन जो होता है वह कॉमन होता है। वो हमेशा वैक्यूम अगर कर रहे हैं तो वैक्यूम पंप के साथ लगेगा, अगर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के साथ लगेगा, अगर आप नाइट्रोजन चार्ज कर रहे हैं तो नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ में लगेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ कोई भी रेफ्रिजरेंट प्रेशर आप उसमें डाल रहे हैं वैक्यूम कर रहे हैं, वह बीच वाले पाइप से होता है, वह कॉमन होता है बीच वाला पाइप। अब एक जो गेज के साथ में जो दो लाइन होता है, एक हाई प्रेशर गेज के साथ में होता है, एक लो प्रेशर की गेज के साथ में होता है। अब इसे कैसे पता करें कि कौन सा लाइन हमें सिस्टम में लगाएंगे, आउटडोर सिस्टम में लगाएंगे, लाल वाला या फिर ब्लू वाला। तो देखिए दोनों सेम होता है, दोनों एक होता है, लेकिन कब दोनों सेम होगा ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लो प्रेशर पर काम कर रहे हैं तो ये नीला वाला जो गेज होता है वह लो प्रेशर का होता है, नीला वाला गेज है, और जो लाल वाला गेज होता है वह हाई प्रेशर के काम में आता है। दोनों काम एक ही करता है। कैसे करता है? अगर हमें रेफ्रिजरेंट R22 चार्ज करना है तो चार्ज करना है तो लो प्रेशर गेज में क्या होता है कि उसमें लास्ट का प्रेशर 120 का प्रेशर होता है। इसलिए R410 को हम इस लो प्रेशर गेज से हम चार्ज नहीं कर सकते। लो प्रेशर का जो मीटर होता है इससे हम चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमें 130 का प्रेशर देना पड़े R410 को, या फिर R410 को 140 का प्रेशर देना पड़े। ये डिफरेंस होता है। तो वहाँ पर लो प्रेशर का गेज सिर्फ हम R22 को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। अगर R410 है तो वही सेम होगा कि लाल वाला जो ये हमारा गेज का जो लाइन है वह लाल वाला हम सिस्टम में आउटडोर सिस्टम में लगाएंगे, और जो बीच वाला होता है देखिए बीच वाला हमेशा कॉमन होता है, वो सिलेंडर में लगेगा, नाइट्रोजन सिलेंडर में या फिर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में या फिर वैक्यूम पंप में। वो बीच वाला कॉमन होता है, बीच वाला बाहर लगेगा। लेकिन अगर आउटडोर सिस्टम में अगर लगाना चाहते हैं तो या तो लाल वाला लगेगा या तो हमारा यह ब्लू वाला लगेगा। यही दोनों लाइन, कोई भी लाइन आप लगा सकते हैं, कोई भी लाइन यही लगेगा। तो इस तरह से आप वैक्यूम कर सकते हैं। अब वैक्यूम करने के बाद का क्रिया क्या होता है, कैसे उसे हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। देखिए वैक्यूम करने के लिए अगर अच्छा वाला वैक्यूम पंप है आपके पास, अगर डबल स्टेज का वैक्यूम पंप है
तो यहाँ पर कम से कम 20 मिनट का समय दे देते हैं, 15 मिनट का अगर समय दे देते हैं तो वह अच्छी तरह से वैक्यूम हो जाता है। एयर कंडीशनर सिस्टम चाहे 2 टन का हो या फिर 1.5 टन का हो, 15 से 20 मिनट के अंदर वैक्यूम हो जाएगा अच्छी तरह से गैस चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या, जब वैक्यूम हो जाता है तो वैक्यूम का होने के बाद लाइन को हम जो गेज से, जो हमारा एक ब्लू कलर का है बंद करने के लिए, एक लाल कलर का है, अगर ब्लू कलर का पाइप आप लगाते हैं सिस्टम में तो ब्लू कलर का हमें वाल बंद करना है। अगर लाल पाइप, अगर लाल लाइन अगर लगाते हैं आप सिस्टम में, आउटडोर सिस्टम में, तो यह लाल वाला वाल बंद करना है। तो वाल को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ से गेज का जो लाइन है जो वैक्यूम पंप में लगा हुआ है पीला वाला, या पीले वाले को निकाल करके हम सिलेंडर में लगाएंगे। जो भी रेफ्रिजरेंट सिलेंडर हो, चाहे आप 410 चार्ज कर रहे हो या फिर R22 चार्ज कर रहे हैं, तो यह पीला वाला लाइन हम सिलेंडर में लगाएंगे। अब सिलेंडर में लगाने के बाद उसे आप देखिए, वैक्यूम तो हमारा अच्छी तरह से हो चुका है, वैक्यूम हो चुका है। आप चाहे पर्च करें या नाप करें, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप चाहते हैं कि पाइप में जितना एयर है उसे आप पर्च करना चाहते हैं, तो आप गेज में जो लगा हुआ है लाइन, वहाँ से थोड़ा सा खोल करके सिलेंडर को खोलेंगे और थोड़ा सा खोल करके यहाँ से पर्च कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा जो भी इसमें एयर होगा। अब देखिए, गैस चार्ज करने से पहले गैस आपका अगर वाल्व बंद है तो गैस चार्ज, देखिए गैस तो चार्ज करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आउटडोर सिस्टम में गैस स्टोर है। फिर भी अगर गैस रिलीज करने के बाद अगर थोड़ा सा बहुत कम पड़ता है तो गैस चार्ज करते हैं। तो उसे क्या करेंगे, सिलेंडर में हमारा तो कनेक्ट है ही, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारा गेज यहाँ से वाल्व बंद है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट अभी जाएगा नहीं। उससे पहले हम वाल को खोलेंगे बारी बारी से, एक बार सक्शन लाइन को, एक बार डिस्चार्ज लाइन को खोल लेंगे। खोलने के बाद हम लीकेज चेक करेंगे कि इंडोर में जो हमने ज्वाइंट किया है पाइप को, वहाँ से कहीं लीकेज तो नहीं। फ्लेयर पे हम चेक करेंगे, फ्लेयरिंग नट पर कहीं लीकेज तो नहीं। अगर लीकेज है तो उसे अच्छी तरह से बंद करें। अगर लीकेज नहीं है तो यहाँ पर डिस्चार्ज और सक्शन लाइन दोनों वाल्की के मदद से आप पूरा लाइन खोल दें और रेफ्रिजरेंट इंडोर और आउटडोर में दोनों चला जाएगा। और कनेक्शन देने के बाद एयर कंडीशनर को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली अच्छी तरह से काम करने लगेगा क्योंकि हम जो नियम होता है एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करने का, उस नियम से हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एसी को हमने अच्छी तरह से प्रॉपरली हमने वैक्यूम किया है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि एम्पियर घटेगा बढ़ेगा या फिर प्रेशर अप डाउन होगा, इसका कोई मसला नहीं होने वाला, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए आप अब देखिए, हमारा एयर कंडीशनर को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद अगर रेफ्रिजरेंट उसमें कम है तो थोड़ा बहुत 1-2 स्टेप डाल करके आप R22 है तो 60 का प्रेशर दे दीजिए। अगर R410 है तो 110 से 120 PSI का प्रेशर दे दीजिए। उसके बाद एम्पियर आपका मेंटेन हो जाएगा, चलने लगेगा सिस्टम। बस इतना सा प्रोसेस होता है। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्लिट एयर कंडीशनर का वैक्यूम कैसे किया जाता है, वो भी इंडोर का वैक्यूम। स्प्लिट एसी इंडोर और आउटडोर दोनों कनेक्ट होता है पाइप, और उसे वैक्यूम कैसे किया जाता है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, समझ में ना आया हो, तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए से यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।